हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एनईपी 2020 की जो हमने सीरीज चला रखी है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम पार्ट 9 देखेंगे। ठीक है। इससे पहले 8 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एनईपी 2020 की प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है। आज हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाना चाहिए स्कूली स्तर पर, क्योंकि ये जो हम एनईपी पढ़ रहे हैं ये स्कूली स्तर के लिए पढ़ रहे हैं। स्कूली स्तर का मतलब है कि आपकी फाउंडेशन स्टेज, आपकी प्राइमरी, आपकी माध्यमिक और आपका उच्च माध्यमिक। ठीक है, ये सारी श्रेणियां यानी कि प्ले वे से और 12th क्लास तक जो क्लासेस हैं उन सबके पाठ्यक्रम के बारे में आज हम जानेंगे इसमें। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम से, आपको पता ही है। आप चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें चाहे सीटेट की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इन्होंने एनईपी में क्या बताया है कि किस तरह से जो पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है उसका गठन किया जाएगा। आइए देखते हैं। अनिवार्य विषय यानी कि कौन कौन से विषय अनिवार्य रूप से होंगे। नेक्स्ट है कौशलों और क्षमताओं का शिक्षा कर्मीय एकीकरण, यानी कि बच्चों को कौन कौन से कौशल सिखाए जाएंगे उनकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, आइए देखते हैं। हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विषयों को एक अच्छे, सफल और अभिनय अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषय कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। यानी कि ये बात सही है कि बच्चों को अधिकार होना चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और कौन सा नहीं। लेकिन ये जो एनईपी तैयार की गई है इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा सारा सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। अगर आप उसको मैथ नहीं सिखाओगे तो वो संख्याओं का ज्ञान नहीं जान पाएगा। ठीक है, अगर आप उसको लैंग्वेज नहीं सिखाओगे तो भी गड़बड़ होगी। वो समाज में बातचीत ठीक से नहीं कर पाएगा, आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाएगा। ठीक है, आप जो भी विषय बच्चा छोड़ेगा उसी विषय में, उसी विषय से संबंधित वो जो उसका बाहर का, स्कूल के बाहर का जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसमें ठीक से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़े सभी विषय पढ़ाने जरूरी है, ताकि वो एक अच्छा और सफल और अभिनव, अनुकूलित और उत्पादक व्यक्ति बने। ठीक है, इसलिए उसको सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने जरूरी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, यानी कि भाषाओं में मैं तो बच्चों को दक्ष होना ही चाहिए, मतलब पूरी तरह से लैंग्वेज आनी ही चाहिए। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि 3 लैंग्वेज उसको आनी चाहिए बच्चे को। तो भाषाओं की मैं प्रवीणता यानी कि एक्सपर्ट के अलावा, ठीक है, इन कौशलों में भी शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मक और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद। यानी कि बच्चे को भाषा के साथ साथ ये चीज भी आनी चाहिए, यानी कि उसको क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, नवीनता भी, मतलब वो अपने तरफ से नई नई चीजों को क्रिएट करे, ठीक है, बनाए। और सौंदर्य शास्त्र, कला की भावना, साथ साथ मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का मतलब है कि वो अपनी बात को ठीक से रख पाए सामने वाले के साथ सामने, प्लस अपने विचारों को लिख पाए। ठीक है, अभिव्यक्त का मतलब है बोल पाए या रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य और पोषण। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्याओं को हल करना और तार्किक चिंतन, व्यवसायिक एक्सपोजर। ये सब्जेक्ट के नाम है सारे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। और कौशल, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि उन्हें कंप्यूटर या सोशल मीडिया की लैंग्वेज समझ में आए, ठीक है, और वो काम भी कर सके, मतलब लिख सके, पढ़ सके उसको। ठीक है, डिजिटल साक्षरता का मतलब यही है। कोडिंग और कंप्यूटेशनल चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग संवेदनशील, मौलिक कर्तव्य, यानी कि ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसको और बच्चे को क्या सीखना है, मौलिक कर्तव्य। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं उसी तरह से कर्तव्य है ना, लगभग 10 या 11 हैं मौलिक कर्तव्य हमारे। तो ये भी बच्चों को सारे पता होने चाहिए कि उन्हें देश के लिए क्या कौन कौन से कार्य करने हैं। नागरिक कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता। तो बच्चे को क्या आनी चाहिए, पर्यावरण संबंधी जागरूकता भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उनको पर्यावरण को किन चीजों से हानि होगी और किन चीजों से उसको लाभ होगा। ठीक है, साथ ही साथ संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ सफाई। देखो, ये चीज हमारे भारत के लिए थोड़ी नई है, ये पाठ्यक्रम भारत के लिए थोड़ा नया है और आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने में। लेकिन अगर हम जापान की बात करें, यूरोप की बात करें,
या फिर हम अमेरिका की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना में भी बच्चों को साफ सफाई भी सिखाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित जागरूकता भी सिखाई जाती है। स्कूल को की जो सफाई है वो बच्चों से भी कराई जाती है, ताकि बच्चों को पता रहे कि हमें गंदगी नहीं मचानी है, हमें साफ रखना है। जब हम खुद सफाई करने लग जाते हैं तो फिर हम गंदगी नहीं फैला सकते, क्योंकि हमें पता है ना कि कितनी देर में, 1 सेकंड में हम इसको गंदा कर देंगे पानी गिरा के या कुछ भी कागज फेंक के, फिर हमें उसे उठाने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो बच्चे के अंदर ये भावना कैसे आएगी? स्कूल से ही आएगी। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर, जो चल रहा है हाल फिलहाल में देश में दुनिया में, जो भी चल रहा है, नई नई जो खोज हो रही है, उन सबको भी बच्चों को आना चाहिए। देखो प्राइवेट स्कूल में तो ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आते हैं वहाँ के एग्जाम में। मेरी बेटी के स्कूल में वो करंट अफेयर भी देते हैं, और बाकायदा उनका एक एग्जाम होता है। जब जीके का एग्जाम होता है ना, तो उसमें कुछ नंबर की करंट अफेयर भी आती है। तो इस तरह से होता है, और ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है और स्थानीय समुदाय से रिलेटेड चीजों को बच्चों को समझाई जाएंगी। राज्य, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, ठीक है। जैसे यूक्रेन और इजरायली युद्ध चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को बताया जाएगा दुनिया और देश के बारे में। उनको बताया जाएगा किस किन किन चीजों पे नई नई शोध हो रही है ना। जैसे रसिया का और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी तरह से इसराइल और उसका युद्ध चल रहा है गाजा का, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बच्चों को बताया जाएगा, ताकि बच्चों को देश और दुनिया के बारे में भी पता रहे। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है प्रासंगिक चरणों में समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर विषय जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो एआई आजकल आया ना, देखो करंट अफेयर ये हो गया, और इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई से वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उस तरह की चीजें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बच्चों को क्या किए जाएंगी? सिखाई जाएंगी। डिजाइन थिंकिंग, होल्डिस्टिक हैंड, ऑर्गेनिक लिविंग, कार्य पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ये सारी चीजें बच्चों को बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यह माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के विषय और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखो गणित जो होता है वो बच्चों में तर्कपूर्ण शक्ति, विश्लेषणात्मक शक्ति, इस सब का इस सबसे संबंधित सोच को विकसित करता है। पहली बात तो ये है कि देखो अगर आप कोई शॉप वगैरह खोलोगे तो आपको गणित आना चाहिए, ठीक है। आपको मैथ नहीं आता है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे ये कपड़ा कितने का है, सब्जी कितने की है, जैसे फल बेचने हैं, सब्जी बेचनी है, या फिर आपको बड़े शोरूम में काम करना है, तो आपको पैसे का हिसाब किताब के लिए आपको गणित आना चाहिए। प्लस बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिनमें इस तरह की सोच, तर्कता वाली सोच, ठीक है, तर्कपूर्ण शक्ति वाली सोच, इनकी जरूरत होती है। तो ये विषय पढ़ाने भी इम्पोर्टेंट है। इन उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस शामिल है। इस प्रकार गणित और कंप्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों से, जिसमें पहेलियां, गेम, इस तरह से उनको मतलब सिखाया जाएगा। ये सिखाने के तरीके जैसे पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रिया होती है ना, को करिकुलम एक्टिविटी जो होती है, उनमें ये जो एक्स्ट्रा विषय हैं उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है, जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाएंगे। यानी कि पहेलियां या फिर जो ब्लॉक्स वगैरह से बच्चे खेलते हैं उस तरह से करा जाएगा, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। देखो ये अंडरलाइन करने वाली चीज है, कई बार सीटेट के एग्जाम में ये पूछ ली जाएगी, तो आप इसको ध्यान रखना कि मिडिल स्कूल का मतलब हो गया 6, 7 और 8 क्लास, ठीक है। ये तीनों क्लास किस में आते हैं? मिडिल स्कूल में। तो मिडिल स्कूल स्तर पर क्या सिखाई जाएगी? कोडिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड, ग्रेड का मतलब है क्लास, ठीक है, क्लास 6 से 8 के दौरान राज्य और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेंगे, तो कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यवसाय शिल्प जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, बागवानी यानी कि उनको प्लांटिंग करना सिखाना, ठीक है, प्लांट लगाना, प्लांट से संबंधित जानकारी देना, वो हो जाएगा बागवानी के अंदर अंतर्गत आएगा। मिट्टी के बर्तन निर्माण आदि का एक जायजा देना और अपने हाथ से काम करने का अनुभव प्रदान करना, ठीक है। तो जो करके सीखने वाली जो चीज आपने पढ़ी होगी बीएड में या कहीं भी आपने जहां भी आपने पेडागोजी सीखी होगी, तो ये चीज जो आपने देखी होगी ना, करके सीखना, करके सीखने पर जो बच्चा स्वयं कर रहा है अपने अनुभव के आधार पर सीख रहा है, ये सारी चीज पाठ्यक्रम में अब शामिल की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCF SI
यानी कि एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, 2020 से 21 में तैयार करते हुए। देखो ये जो एनसीएफ की बात इसमें 2020 की एनईपी में यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई थी, वो एनसीएफ 2022 में बनकर तैयार हुआ था और 2023 में वो ऑनलाइन उसकी प्रति मिलनी उपलब्ध हुई थी। ठीक है, तो हम एनसीएफ इसके बाद देखेंगे, एनईपी के बाद। वो भी आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है ना प्लेलिस्ट की, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थियां एक 10 दिन के वस्ता रहित पीरियड में पीरियड में भाग लेंगे, जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे माली, कुम्हार, बढ़ई, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। यानी कि बच्चों को जो 6 से और 8th क्लास के बच्चे हैं, 6, 7th और 8th क्लास के बच्चे हैं, उनको ये सारी चीजें भी सिखाई जाएंगी। बढ़ाईगिरी का मतलब होता है ये जो कुर्सी मेज टेबल ये सब जो बनाते हैं उनको बोलते हैं बढ़ाईगिरी, यानी कि लकड़ी का जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उनको। ठीक है, माली, कुम्हार, कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कलाकार, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सिखाई जाएंगी बच्चों को। और ये जो पीरियड होगा ये लगभग 8 से 10 दिन की क्लास उनकी बच्चों की रहेगी और बस्ता रहित, यानी कि उनको ये चीज जो होंगी ये सिलेबस में नहीं होंगी, वो बच्चों को ऐसे ही एक्स्ट्रा में पढ़ा दी जाएंगी, बस्ता रहित। ठीक है, बस्ता रहित का मतलब है सिलेबस में नहीं होगी, बस ये एक्टिविटी के रूप में बच्चों को करवाई जाएगी। ठीक है, इसका शायद ग्रेड व्रेड कुछ लगेगा, जैसे एक्टिविटी का ग्रेड लगता है उस तरह से होगा। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यवसाय विषयों को समझने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी व्यवसाय कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वर्ष भर में ऐसे बस्ता रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, खेल, व्यवसाय, हस्तकलाएं, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब छुट्टियां होंगी ना, जैसे छुट्टियों में आजकल बच्चे फ्री रहते हैं, है ना, 1 महीने की, वैसे फ्री नहीं रहते हैं, होमवर्क बहुत सारा मिलता है, प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता है, पर गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल फ्री रहते हैं 1 से 1.5 महीने। तो ये कह रहे हैं कि उस वो जो छुट्टियां होती है ना, उनमें ऑनलाइन ये कुछ कोर्स करवाएंगे और जिन जो बच्चों को करने होंगे। ठीक है, उससे क्या सीखेगा बच्चा, व्यवसाय से संबंधित विषयों को समझेगा, मतलब बच्चे के अंदर ऐसे गुणों का विकास किया जाएगा जिससे वो खुद कमा के खा सके भविष्य में। ठीक है, वो किसी की नौकरी का मोहताज ना हो, वो अपना काम खुद करे और कमा के खा सके। नेक्स्ट पैरा में कहा जा रहा है यहाँ पर कि सांस्कृतिक जो पर्यटन वगैरह होता है ना, जो इधर उधर घुमा के लाते हैं बच्चों को, वो सब ना करा के बच्चों को क्या घुमाने, कहाँ घुमाने ले जाया जाएगा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलवाया जाएगा। अपने गांव, तहसील या जिले, राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा कराने के माध्यम से स्कूल के बाहर गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा। यानी कि जैसे गार्डन वगैरह घुमाने ले जाते हैं ना बच्चों को, या फिर पुरानी इमारतों को बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, उसके स्थान पर, ठीक है, क्या किया जाएगा, जिले या राज्य या तहसील से संबंधित जो भी शैक्षणिक संस्थान होंगी उनमें बच्चों को घुमाने लेके जाया जाएगा। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको विश्वविद्यालय घुमा दिया, कोई बड़ा कॉलेज घुमा दिया, या कोई बड़ी लाइब्रेरी में घुमा दिया उनको, इस तरह से, मतलब ताकि वो आगे के जो सपने देख सकें, ठीक है, आगे के अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकें कि आगे उनको कौन से स्कूल में पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चा जो देखेगा उसी तरफ जाएगा ना, छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। अगर उसका फ्रेंड बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसको भी डॉक्टर बनना है, उसका फ्रेंड बोल रहा है मुझे टीचर बनना है तो उसको भी टीचर बनना है, तो वो आसपास जो देखता है वही करता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, इनका सोचना ये है सरकार का कि बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चा केवल और केवल भविष्य में अपने रोजगार के लिए खुद अवसर प्रदान करे। ठीक है, खुद करे, ताकि जो हमारे देश की बेरोजगारी है वो काफी हद तक कम हो और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, देखो कई बार अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आने वाले समय में किन सब्जेक्टों को ऐड किया जा सकता है, तो ये मैंने ये जितना भी बताया है ना, ये सारा आप ध्यान रखना कि इन इन सब्जेक्टों को ऐड किया जा सकता है। जैसे बढ़ई का काम है, माली का काम है, यानी कि बागवानी सिखाई जाएगी बच्चों को, बागवानी से संबंधित, और कला, क्रिएटिविटी, कुम्हार का काम है, ये सारी चीजों से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं आगे पाठ्यक्रम में ऐड किए जा सकते हैं, हाल फिलहाल में नहीं है। नेक्स्ट है भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत तथा उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा। इनके कहने का मतलब है जो हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है, देखो पीछे के मैंने पार्टों में ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी है, तो हम यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। जब हमने लैंग्वेज वाला पार्ट देखा था तो उसमें बहुत अच्छे से जाना था इस तरह की चीजों को।
जो हमारे प्राचीन इतिहास है, जो हमारा पुराना इतिहास है, उसमें जो भी स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन सबको भी धीरे धीरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, योग है, दर्शन है, खगोल शास्त्र है, गणित है, जो भी चीज है, ठीक है, जो हमारी प्राचीन भारत की है, उनको भी बच्चों को धीरे धीरे पाठ्यक्रम में दिया जाएगा, ताकि जो हमारा इतिहास है वो हमेशा अमर रहे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है 28 वाले में, विद्यार्थियों को कम उम्र में सही करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए तर्क ढांचा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों की जो सोच है वो इस तरह का दृष्टिकोण बना दिया जाएगा कि वो खुद ही गलत ना करें। ठीक है, वो नैतिक मूल्य पे चलें, उनके अंदर ऐसी भावना हो कि वो चोरी ना करें, धोखा ना दें, ठीक है, हिंसा ना करें, यानी कि लड़ाई झगड़े ना करें, गंदगी ना फैलाएं। अब ऊपर बताया जा रहा था ना कि इन सब्जेक्टों को जोड़ा जाएगा कि बच्चों को साफ सफाई से संबंधित चीजें सिखाई जाएंगी। तो अब ये अपना आप ही नहीं करेंगे जब उनको सारी चीजें सिखा दी गई हैं पहले से ही, है ना। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, यही सब है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता। अब देखो, ऊपर अगर आपने नहीं अंडरलाइन किया हो तो यहाँ कर लेना। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो ऐड किए जाएंगे बच्चे को सिखाने के लिए, है ना। कौन कौन से हैं ये आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन पर अंडरलाइन करती जा रही हूँ इन सबको। और अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यानी कि एनईपी 2020 की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। ठीक है, जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, इस वाले चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आपको मैं ये वाली पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहां पर दे दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में। देखो, ये सारे सब्जेक्ट जो है ये शामिल किए जाएंगे। देखो, ये बहुत मामूली सी चीजें हैं, लेकिन बच्चे बच्चे में इतने सारे गुण भी विकसित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से दूर रखा जाएगा, शराब से, धूम्रपान से, इन सब की जो चीजें हैं ये बताई जाएंगी कि ये कितनी हानिकारक है और इनसे दूर रहा जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फाउंडेशन स्तर से शुरू करके बारीकी सभी स्तरों तक पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ देने की दृष्टि से पुनः गठित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट देखिए आप, इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएं, विरासत, रीति रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेश और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्ष शामिल होंगे, जिससे शिक्षा यथासंभव रूप से हमारे विद्यार्थियों के लिए अधिकतम भरोसेमंद और प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। ठीक है, ये सारी चीजों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये कहा गया है, एनसीएफ के बारे में बोला गया है। देखो, एक ये वाली लाइन रह गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, कहानी और खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा, है ना, और स्थानीय भौगोलिक संदर्भ के आधार पर किया जाएगा, यानी कि बच्चा जहाँ रह रहा है वहां से संबंधित चीजों को उसको सिखाया जाएगा। जैसे कोई यूपी का बच्चा है तो उसको यूपी का कल्चर सिखाया जाएगा, भूगोल सिखाया जाएगा। ठीक है, भूगोल से मतलब है कि वहां पर कितने जिले हैं, वहां पे कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पठार, ये सारी चीजें, भूगोल का मतलब यही होता है ना, तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश वाला है तो उसको अलग बताई जाएंगी कि भाई तुम्हारे यहाँ विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये सारी चीजें, नर्मदा नदी है और तापी नदी है, तो मध्य प्रदेश वाले को ये बात बताई जाएगी, उसके पाठ्यक्रम में ये चीज शामिल की जाएगी। तो जो बच्चा जिस स्थान पर रह रहा है उसी स्थान का भूगोल उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मकता को नखारने का अवसर मिलेगा। अब देखो, इसको आउटलाइन कर लेना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में लाइन मिल जाएगी, शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचार और रचनात्मकता को निखारने का अवसर मिलेगा, यानी कि बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास किया जाएगा ताकि वो नए नए विचारों को सीख सके, समझ सके। ठीक है, और रचनात्मकता को निखारने का अवसर दिया जाएगा। अब देखो, जब बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आएगा तो रचनात्मकता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एनसीएफ के बारे में कहा जा रहा है, तो इन्होंने बताया है कि जो
20 और 21 में जो एनसीएफ तैयार किया जाएगा वो किस तरह से तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से जो एनसीएफ तैयार किया जाएगा, कहाँ कहाँ से उसमें जो परामर्श है यानी कि एडवाइस है वो लिया जाएगा। देखो इन्होंने बोला है कि राज्य की सरकारों से पूछा जाएगा कि उनको कौन कौन सी चीजें अपने राज्य से संबंधित बच्चों को पढ़ानी है, मंत्रालयों से पूछा जाएगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी इससे संबंधित, ठीक है, अन्य विशेषज्ञ निकाय सहित सभी हितकारियों से परामर्श लिया जाएगा, यानी कि इन सब लोगों से एडवाइस लिया जाएगा। अब देखो राज्य से इसलिए लिया जा रहा है कि जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये पूरी देश के लिए बनाई गई है, लेकिन जो जब बुक पढ़ाई जाएगी बच्चों को तो हर राज्य ये चाहेगा कि बच्चे पूरे देश के साथ साथ अपने प्रदेश के इतिहास को ज्यादा जाने, क्योंकि जहां पर रह रहे हैं वहां की जानकारी बच्चों को ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए राज्यों की चीजों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो पैरा है, देखो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी सीटेट में भी पूछे जाते हैं, अलग अलग टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल किया जाएगा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, पूछा जाता है ना। और पाठ्य पुस्तक का गठन किन किन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पाठ्य पुस्तक को किस तरह से गुणवान बनाया जा सकता है, ठीक है, एक पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना, और पाठ्य पुस्तक के क्या क्या लाभ हैं, पाठ्य पुस्तक के क्या क्या हानि है, पाठ्य पुस्तक में किन चीजों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित। अब हम इसको देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज आप लोग कॉपरेट करना, ठीक है। स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें, यानी कि मेन यही है कि बुक्स कैसी होंगी, ठीक है। स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो सिलेबस है उसको कम किया जाएगा ताकि बच्चे 10-10 किलो का बैग लाद कर ना ले जाए, ठीक है, और बढ़ते हुए लचीलेपन। साथ ही इन्होंने बोला है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना है, रटकर सीखने की वजह रचनावादी यानी कि क्रिएटिविटी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा। देखो अगर आपने अच्छे से ये अब तक के जितने भी मैंने पाठ कराए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वो करे हैं और आगे भी आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं गारंटी से कह रही हूँ। एक एक लाइन एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं इसमें जो चीजें लिखी हैं वो आएंगी, क्योंकि मैंने आपके 10 ईयर सीटेट के पेपर सॉल्व कराए थे अभी 2-3 महीने पहले। उसकी प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब मैंने वो सीटेट के पेपर सॉल्व कराए थे तो यही सारी टर्म उसमें पूछी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये भी कर लिया तो आपके सीटेट का जो पेडागोजी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आगे भी जो भी आप टीचर की एग्जाम दोगे उन सबके लिए बहुत सही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि रटने की वजह किस पे, क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि बच्चा करके सीखे या समझ के सीखे, है ना, इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा। नए सिरे से जोड़ देने के साथ साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव होना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक कैसी होंगी जिनमें एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। और अभी भी हैं जो नई बुक जो नया आया है सिलेबस 2024 की, अगर आप न्यू बुक देखें तो उनमें एक्टिविटीज ज्यादा दी गई हैं इसी एनईपी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सभी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाने वाली आवश्यक सामग्री। अब देखो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुपयोग, ठीक है। चर्चा यानी कि वाद विवाद, विश्लेषण, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में, और अनुपयोग, अनुपयोग का मतलब है उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए। आपने समझा दिया, फिर आप चेक करोगे कि बच्चा जो आपने सिखाया है बच्चे को वो बच्चा ठीक से अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं, यानी कि वो सुना पा रहा है या जो भी चीज आपने एक्सपेरिमेंट करके बताई है वो उस चीज को एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वांछित बारीकियों और पूरक सामग्रियों को भी शामिल करना चाहिए। जहां संभव हो शिक्षकों के पास भी तय पाठ्य पुस्तकों के अनेक विकल्प होने चाहिए, ठीक है। उनके पास अब ऐसी पाठ्य पुस्तकों के अनेक सेट होंगे जिसमें अपेक्षाकृत राष्ट्रीय और स्थानीय सामग्रियां शामिल होंगी। इसके चलते वे ऐसे तरीकों से पढ़ा सकते हैं जो उनकी अपनी शिक्षण शास्त्रीय शैली और उनके छात्रों की एवं समुदाय की जरूरत के मुताबिक हो, यानी कि जो टीचर हैं वो ऐसी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाएंगे बच्चों को जो उनके समुदाय से रिलेटेड है, ठीक है, और जिन
चीजों को वो बच्चे आसानी से समझ पाए, जिस लैंग्वेज को, ठीक है, क्योंकि स्थानीय भाषा पर इन्होंने विशेष जोर दिया है इस वाली शिक्षा नीति में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 32 में, छात्रों को और शिक्षा व्यवस्था पर पाठ्य पुस्तक की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत, यानी कि जो उनका प्राइस रखा जाएगा बुक का वो इतना कम रखा जाएगा, न्यूनतम संभव लागत यानी कि जितना भी कम से कम रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि जितने में वो बन के तैयार हुई है कोशिश की जाएगी कि बुक को इतने में ही उपलब्ध कराया जाए ताकि जो बुक है वो सबकी पहुंच तक रहे, है ना। अगर बुक ज्यादा महंगी होगी तो जो आम बच्चे हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या कहा जा रहा है। उत्पादन मुद्रण की लागत पर मुहैया करवाया जाएगा। इस उद्देश्य से एनसीईआरटी के संयोजक में एनसीईआरटी द्वारा विकसित उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। अतिरिक्त यानी कि जो एनसीईआरटी बुक है वो इस तरह से बनाई जाएंगी, डिजाइन किया जाएगा कि उच्चतर गुणवत्ता यानी कि अच्छी अच्छी चीजों को उसमें शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे उसमें सहजता से पढ़ सकें, सीख सकें, ठीक है। प्लस उसकी जो रेट है वो काफी कम रखा जाएगा। अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्रियों को सार्वजनिक परोपकारी भागीदारी और क्राउड सोर्सिंग द्वारा वित्तीय पोषण किया जा सकेगा, जिसका इस्तेमाल विशेषज्ञों को ऐसी उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को लागत मूल्य पर लिखने के लिए प्रोत्साहित दिया जाएगा। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको इस तरह का काम दिया जाएगा ताकि जो बुक है उसकी लागत कम से कम आए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, जो मैंने ऊपर बात बताई थी वही यहाँ नीचे बोली गई है कि राज्य अपने स्वयं के पाठ्यक्रम जो जहां तक संभव हो सके एनसीईआरटी द्वारा तैयार एनसीएफएसआई पर आधारित हो सकते हैं। यानी कि जो राज्य, देखो जो एनसीईआरटी है वो पूरे देश के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि राज्य को यह अधिकार रहेगा कि वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को जो मर्जी चाहे वो पढ़ाए, ठीक है, यानी कि अपने राज्य का भूगोल इतिहास उन पर ज्यादा जोर दे। तो इन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी से कुछ तथ्यों को लिया जाएगा और राज्य अपनाए भी कुछ चीजों को उसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि एनसीईआरटी को मध्य में रखकर, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी से ही चीजों को लिया जाएगा। अगर कोई भी राज्य अपना सिलेबस तैयार करेगा, अपनी अलग बुक तैयार करेगा, अपने राज्य की चीजों को ज्यादा ऐड करेगा तो उसको एनसीईआरटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि एनसीईआरटी से ही सिलेबस को लेना पड़ेगा उसको, ठीक है, ताकि जो एजुकेशन है उसकी जो गुणवत्ता है वो लगातार बनी रहे, है ना, जिसमें स्थानीय आस्वादों और सामग्रियों को जरूरत के अनुसार शामिल किया जाएगा। ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी को प्रति एक राज्य स्वीकार करें, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सारा सिलेबस पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए, प्लस राज्य अपने अपने हिसाब से कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी को पूरी तरह से ना माने, ऐसा नहीं होगा, एनसीईआरटी तो उनको माननी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी तो उनको पढ़ानी ही पड़ेगी, वो प्लस वो अपने राज्य के भी कुछ चैप्टर ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, यानी कि ये सरकारों का काम रहेगा कि जो एनसीईआरटी है वो सभी भाषाओं में उपलब्ध रहे, है ना, ताकि सभी बच्चों की पहुंच तक बुक्स रहे, है ना। तो अगर हर भाषा में आएगी तो कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको आसानी रहेगी, उसको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट है सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी कि इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे कि जो पाठ्य पुस्तक है, जो एनसीईआरटी है वो सभी की पहुंच तक रहे, इसलिए सभी भाषाओं में, जो जितनी भी भाषाओं में संभव होगा उतनी भाषाओं में उसकी छपाई होगी ताकि सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त हो। स्कूल में पाठ्य पुस्तकों की समय पर उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, यानी कि समय पर सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको पता ही है 8th क्लास तक बुक्स जो होती हैं वो फ्री मिलती है सरकारी स्कूल में, तो वो समय पर दी जाएंगी। देखो बुक जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए अप्रैल में, लेकिन जब बुक का जो स्टॉक आता है सरकारी स्कूलों में वो लगभग जुलाई या अगस्त में आता है, ठीक है, जो कि एक गलत चीज है। आप 3-4 महीने बच्चे पढ़ नहीं पाते, खाली घूमते हैं छुट्टियों में, बिल्कुल। तो जो बुक्स हैं वो कम से कम फरवरी में आनी चाहिए, जब फरवरी में आएंगी तो अप्रैल में बट पाएंगी, ठीक है, अप्रैल में बटेंगी तो बच्चा पूरे छुट्टी उनको पढ़ेगा। अब होता क्या है, आती है जुलाई में या अगस्त में,
बटेंगी सितंबर तक। अब टीचर को जब फुर्सत मिलेगी जब बांटेगी टीचर, क्योंकि उसका भी लेखा जोखा रखना पड़ता है, उसकी भी लिस्ट बनानी पड़ती है, पूरा ही काम होता है, कई दिन का काम होता है। तो टीचर अपनी सहूलियत से बांटती है, तो उसको बांटने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो लगभग लगभग अगस्त के लास्ट तक बुक बच्चों के हाथ में आती है। अब बच्चे कितने महीने उसको पढ़ेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मतलब 6 महीने ही बच्चों को बुक मिल पाती है। ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए भी सरकार क्या सोच रही है कि जो बुक है वो टाइम पे स्कूल में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, पर्यावरण को संरक्षित करने और व्यवस्थात्मक बोझ को कम करने के उद्देश्य से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनसीईआरटी द्वारा सभी पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, इसका मतलब ये है कि देखो जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें जो पेजेस होते हैं वो किससे बनते हैं? वो लकड़ी से तैयार होते हैं। ठीक है, जितने भी पेज होते हैं वो लकड़ी से तैयार होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा पेज लिखने के लिए क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। इसीलिए आपको पता है जो चुनाव होते हैं भारत में, जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम मशीन से होते हैं, क्योंकि जो बैलेट पेपर के लिए कागज यूज होता है उस कागज के लिए बहुत सारे वृक्ष काटे जाते हैं, बहुत सारे वन काटे जाते हैं। तो वन ना काटे जाएं, पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या किया गया है? ईवीएम द्वारा चुनाव होता है। उसी तरह इन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो सभी के पहुंच तक रहे, यानी कि सब बच्चों को उपलब्ध रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी की एक साइट बनाई है और उस पर सबको डाउनलोड कर दिया है, मतलब उसको अपलोड कर लिया है। और अगर आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, या फिर आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं खुद भी जो अपने चैनल पर एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ा रही हूँ वो इसी तरह से मैंने एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करी है। ठीक है। और उन्हीं को आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको एनसीईआरटी की कोई भी बुक चाहिए तो या तो आप सीधे ही एनसीईआरटी की साइट पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। क्योंकि जो बुक की जो वो होती है ना लिंक, वो पता नहीं क्यों डिस्क्रिप्शन में आ नहीं पाती है। मैंने कई बार कोशिश करी है डालने की, वो आ नहीं पाती है। तो अगर आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक चाहिए पढ़ने के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैंने अभी आपको बताया था मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता, उस पर उसको आप ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं वैसे ही उस बुक को आपको सेंड कर दूंगी। और मैंने 9th और 10th क्लास की बहुत सारी बच्चों को एनसीईआरटी बुक सेंड भी करी है। ठीक है। आप किसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, उन्होंने मांगी है तो मैंने उसी टेलीग्राम चैनल पर उनको सेंड भी करी है। और मेरी खुद की नहीं है, वो एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की साइट से ही मैंने भी डाउनलोड करी है। ठीक है। नेक्स्ट पैरा है और ये इस वीडियो का लास्ट है। आगे कहा नहीं, इसी में हम, एक मिनट, कितना रह गया है अभी देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक हो गया। हाँ देखो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो काफी ज्यादा है नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम अभी के लिए ये 2-3 लाइन जो रह गई हैं उनको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में उपयुक्त परिवर्तनों के जरिए स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों के बोझ को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी, देखो एनसीईआरटी होती है पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है। एससीईआरटी होती है हर स्टेट की अलग अलग। ठीक है। एससीईआरटी स्कूलों और शिक्षकों द्वारा ठोस प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आगे वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, आकलन से संबंधित। ठीक है। परीक्षाओं से संबंधित, आकलन से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर आपको इस वाले जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेगी उसमें रहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो मैं वीडियो डेली अपलोड करती हूँ वो करेक्ट सुबह के 9 बजे मैं अपलोड करती हूँ, और शाम के 6 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ। कई बार अगर मुझे समय मिल जाता है तो रात के 9 बजे भी मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे जो वीडियो आती है वो आती है शॉर्ट वीडियो। ठीक है। जो जीके से रिलेटेड होती है, कई बार मोटिवेशनल वीडियो भी आती है ना। लेकिन जो 9 बजे, जो सुबह 9 बजे जो वीडियो अपलोड की जाती है वो आपकी कंटेंट से रिलेटेड होती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। 6 से 12 तक मैं खुद पढ़ा रही हूँ और एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी और आपकी इकोनॉमिक्स। तो आपके जो भी फ्रेंड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
आप उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना नहीं भूलना है, प्लीज जरूर से लाइक कर देना वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।